इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन जनरल फॉर्म। जब कोई भी रिजिड बॉडी मोशन में हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं क्या इक्वेशन आता है। आप यहाँ से नीचे प्रूफ लिख सकते हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है लेट ओ कोमा जाई इटा जीटा बी अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। फिगर से समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। यहाँ हमने तीन एक्सेस लिया, जाई एक्सिस, इटा एक्सिस और जीटा एक्सिस, और ओ क्या है, ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 0। तो ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग क्या माने, सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, ओ कोमा जाई इटा जीटा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, और मानते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पे एक रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या, कैपिटल एम। तो हमने वही लिखा है, दिस एंड देयर बी अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं पे एक रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये जो फिगर में दिख रहा है ये हमने एक रिजिड बॉडी लिया जिसका मास क्या माना हमने, कैपिटल एम। कोई भी जो बॉडी होता है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बॉडी होता है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। तो ये हमने एक रिजिड बॉडी माना है, इसमें भी बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। तो हम मानते हैं कि एक पार्टिकल इस पॉइंट पर है, हर जगह पार्टिकल होगा इस बॉडी में, हर जगह छोटा छोटा पार्टिकल होगा इस बॉडी का। लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस जगह जो है, इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है इस बॉडी का, जिस पार्टिकल का मास हम लोग मानते हैं स्मॉल एम है। जब पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो हम लोग मान लिए कैपिटल स्मॉल एम क्या है, इस पार्टिकल का मास है। क्योंकि कैपिटल एम किसका मास माने, इस होल बॉडी का, तो स्मॉल एम मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास है। और ये पार्टिकल पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो हमने वही लैंग्वेज में लिखा है, लेट ए एक्स वाई जेड बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन द बॉडी। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम लोग रिजिड बॉडी मान लिए। अब रिजिड बॉडी को मोशन में लाना है, तब देखना उसका इक्वेशन क्या होता है जनरल फॉर्म में। तो रिजिड बॉडी तो हमने मान लिया, अब इसको मोशन में कैसे लाएंगे। कोई भी बॉडी जो होता है वो मोशन में कब आता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। जैसे ये आपका बॉडी है, इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट करेगा, तो ये रिजिड बॉडी क्या मोशन में आएगा। किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, ये बॉडी मूव कर रहा है किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से। तो हम लोग मानते हैं लेट द बॉडी बी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। मानते हैं कि बॉडी जो है मूव कर रहा है किसी कुछ एक्सटर्नल फोर्स के एक्ट करने की वजह से। ठीक है, अच्छा, जब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब इसमें बहुत सारा पार्टिकल होगा। ठीक है, ये क्या है, बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो जब इस पर कोई एक फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा, तो इसके हर पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो हमने पॉइंट ए पर जो एक पार्टिकल माना है, तो इस पार्टिकल पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग वही मानते हैं कि जो पार्टिकल है मेरा पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, उसके लिए लिखते हैं लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम एट ए। हम लोग मानते हैं कि ये जो पार्टिकल हमने पॉइंट ए पर माना था, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या लिया हमने, एफ वेक्टर, और एफ वेक्टर बराबर क्या लिया हमने, एफ इज इक्वल टू लिया हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट है ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द थ्री एक्सिस, जाई एक्सिस के अलोंग, ईटा एक्सिस के अलोंग और जीटा एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 0। तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा आपका ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 इंटू आई प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे, ठीक है, प्लस जेड माइनस 0 इंटू के। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओ ए बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको हम लोग मान लेते हैं आर वेक्टर।
ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर। तो वहाँ यहाँ पे ये डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं, ये आर लिया है हमने, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा था मेरा इस पार्टिकल पर, जो पार्टिकल मेरा पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, तो देन बाय डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ होगा। अगर आप लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल नहीं जानते हैं तो इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को डिस्कस किया है। तो उसका स्टेटमेंट क्या है कि द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, तो इफेक्टिव फोर्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। इफेक्टिव फोर्स होता है, जैसे ये आपका बॉडी है, तो कोई भी फोर्स अगर अप्लाई होगा इस पर, इफेक्टिव फोर्स होता है जो रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है। तो इफेक्टिव फोर्स का कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बता देते हैं। जैसे इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है इस बॉडी पे, तो इस बॉडी का इफेक्टिव, इस बॉडी पे इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो जब इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस, और मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एम। तो जब ये फोर्स लग रहा है तो बॉडी में क्या होगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी आएगा मतलब क्या, एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी में कुछ ना कुछ। तो हम लोग मानते हैं कि इस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ के लगने के वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन क्या है, ए मानते हैं। तो इफेक्टिव फोर्स बराबर होता है जो बॉडी का मास है और जो बॉडी में फोर्स के लगने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। मतलब इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए इसको समझते हैं, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ। जब यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स था और रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स क्या हुआ, रिवर्स्ड मतलब हो गया माइनस ऑफ इफेक्टिव फोर्स। आपको समझ में आया क्या बोले, इफेक्टिव फोर्स आपको समझ में आ गया। जैसे इफेक्टिव फोर्स हुआ यहाँ पे ई एफ था आपका इफेक्टिव फोर्स, तो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, माइनस ई एफ, ठीक है। बस यही करना है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन बस चेंज हो जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस ई एफ। ये क्या हो गया, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। जब रिवर्स्ड की बात आई तो बस माइनस लगेगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो कहता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि जो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स होगा और जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है, उन दोनों का सम जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से लिखा है, दैट इज माइनस, ये माइनस लगा है रिवर्स के लिए, सिग्मा एम आर डबल डॉट प्लस सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या है कि ये माइनस रिवर्स के लिए आया, ये इफेक्टिव फोर्स है, सिग्मा एम आर डबल डॉट, ये क्या है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और माइनस लगाया तो ये क्या हो गया, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। यही था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, ये डी एलम्बर्ट्स कहते हैं, उनका स्टेटमेंट यही है। अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं ये कैसे हुआ। जैसे देखिए डॉट मतलब आपको पता है डॉट मतलब क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे आर है, आर डॉट का मतलब क्या हुआ, आर डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी वेयर टी इज टाइम, डी आर बाई डी टी। और जब डबल डॉट की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ आर डबल डॉट, तो ऑब्वियस है ये दो बार डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब डी टू आर बाई डी टी टू, और यहाँ टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया आर डबल डॉट क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास आर बराबर क्या था, आर बराबर था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने बताया था ये कैसे था, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट ए का, तो इसको हमने आर लिखा था, लेकिन आर बराबर एक्चुअल में क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर डबल डॉट बराबर क्या होगा, सबसे पहले अभी हमने बताया आर डबल डॉट का मतलब क्या हुआ, डी टू आर बाई डी टी टू, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस, ये इधर जो राइट साइड जो टर्म है इतना, इसको भी दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इज इक्वल टू डी टू बाई डी टी टू, ऐसा लिख सकते हैं। और ये टोटल आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, प्लस जेड के। अब देखिए तो ओवरऑल आर डबल डॉट क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू
इंटू आई प्लस d2y बाई dt2 इंटू जे प्लस d2z बाई dt2 इंटू के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, d2x बाई dt2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली d2y बाई dt2 इसको क्या लिख सकते हैं, y डबल डॉट लिख सकते हैं। और d2z बाई dt2 इसको क्या लिख सकते हैं, z डबल डॉट। तो r डबल डॉट बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, r डबल डॉट बराबर हो जाएगा x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j प्लस r डबल डॉट बराबर हो जाएगा x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j प्लस z डबल डॉट के। तो ये इतना डिराइव करके नहीं दिखाया गया, ये डायरेक्टली लिखा गया है, तो हम जान के बता दिए, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो। अच्छा, ये इस पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा आप बताइए। अभी हमने बताया इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। इफेक्टिव फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, उस बॉडी का मास और उस बॉडी में फोर्स के लगने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, इस पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा m, क्योंकि इस पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, तो m इंटू, अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा मेरा f फोर्स लग रहा था, f फोर्स के लगने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या है वो देखिए। इस पार्टिकल का देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, r। आपको पता है जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है, तो अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब d2s बाई dt2, तो ये एक्सेलरेशन होता है। और सिंगल बार किया जाए मतलब ds बाई dt, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वहाँ से हम लोग करते हैं क्या कि इस पार्टिकल का ये जो पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल m, इसका इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, m r डबल डॉट होगा। ये मास हो गया इस पार्टिकल का, और इस पार्टिकल पर जो फोर्स हमने माना था कि एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट कर रहा है, उस फोर्स के लगने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस r का डबल डॉट, मतलब r d2r बाई dt2। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को जब दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इस पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया, mr डबल डॉट। जब एक पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स ये है तो पूरे होल बॉडी का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, जब एक, जैसे देखिए, जब एक पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स है, जब एक पार्टिकल का इफेक्टिव फोर्स है m r डबल डॉट, तो इस होल बॉडी का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, सिग्मा लगा दीजिए, तो सिग्मा m r डबल डॉट। ठीक है, तो ये इफेक्टिव फोर्स हो गया इस बॉडी का, फोर्स के लगने की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के एक्ट होने की वजह से। तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस ई एफ मतलब क्या हो गया, माइनस सिग्मा एम आर डबल डॉट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स के बदले क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा एम आर डबल डॉट। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ था ना, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ एक्टिंग छूट गया है, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे, उन दोनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा एम आर डबल डॉट। अभी बताया कैसे। और देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा पूरे बॉडी पर, हमने क्या माना है, ये जो F जो माना है, एक्सटर्नल फोर्स माना है उस एक पार्टिकल पर, मतलब हमने क्या माना था, देखिए ये जो पार्टिकल है इस पे माना था एक्सटर्नल फोर्स F है, F वेक्टर। तो पूरे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, सिग्मा F। ठीक है, ये पूरे बॉडी पे क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने वहीं से लिखा। तो देखिए ये हो गया रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, और ये क्या होगा, हो गया एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इन दोनों का सम क्या, जीरो। यही तो कहता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो यहाँ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को बस यूज किए हैं। फिर देखिए
ये इसको इधर लेके चले आए तो विच इम्प्लाइज सिग्मा एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखिए विच इम्प्लाइज सिग्मा एम लिखे और आर डबल डॉट का हम ऊपर में वैल्यू बता चुके हैं क्या होगा, एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के, तो वहाँ से हम डायरेक्टली लिखे। फिर देखिए इज इक्वल टू सिग्मा लिखे और एफ बराबर हम लोग क्या माने हैं, एफ का क्या है, जैसे देखिए यहाँ एफ इज इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमने यहाँ पे वही लिखा एफ इज इक्वल टू सिग्मा लिखा और एफ का वैल्यू लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के फ्रॉम बोथ साइड्स। अब सबसे पहले इससे पहले आपको समझना कॉफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2x है आपके पास, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे आप लोग ले लीजिए 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3, तो कॉफिशिएंट आपको समझ आ गया क्या होता है। अब देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं कॉफिशिएंट किसका, आई जे और के का दोनों साइड से। तो आई के साथ देखिए इधर क्या है सिग्मा एम एक्स डबल डॉट है ना, आई के साथ क्या है सिग्मा एम एक्स डबल डॉट, और इधर आई के साथ क्या है सिग्मा एक्स, और बीच में साइन क्या है इक्वलिटी का, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। जब आई जे के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं तो आई जे के को छोड़ के बात करेंगे ना, इसलिए आई के साथ इधर क्या है सिग्मा एम एक्स डबल डॉट, आई को छोड़ दीजिए, फिर इधर आई के साथ क्या है सिग्मा एक्स, आई को छोड़ दीजिए, ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा एम एक्स डबल डॉट बराबर हो जाएगा क्या सिग्मा एक्स के। सिमिलरली वाई और जेड के केस सॉरी जे और के केस में भी यही होगा, सिग्मा वाई डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा वाई, फिर सिग्मा एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा जेड। अब ये क्या इक्वेशन 1, इसको हम लोग सॉरी ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया ना, क्योंकि देखिए ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, ये तीसरा इक्वेशन हुआ, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ, इसको पूरे को हम लोग मान लेते हैं 1, तो ये क्या हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब देखिए दिस सिस्टम 1 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशन। ये जो सिस्टम 1 है इक्वेशन का, यही रिप्रेजेंट करता है रिजिड बॉडी के मोशन के इक्वेशन को, कब, जब रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में हो, मतलब जब मोशन का टाइप क्या हो ट्रांसलेशन हो, ठीक है, जब बॉडी ट्रांसलेशन में हो। अब देखिए दो तरह का मोशन होता है यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, जैसे आपका ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये आपका बॉडी है और इस पर कोई एक फोर्स लगा, ठीक है एफ, तो ये बॉडी क्या होगा डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा, मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो ये मूव करना स्टार्ट किया, इसमें क्या हो लीनियर वेलोसिटी कुछ प्रोड्यूस होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, वैसा मोशन जिसमें लीनियर वेलोसिटी हो, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में, जैसे आप कह सकते हैं रैखिक गति, ठीक है। तो एक रेखा में जब वो मूव करने लगे, किसी लाइन में मूव करने लगे कोई भी बॉडी, तो उसके मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, जैसे ये आपका कोई बॉडी है, सॉरी जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बॉडी है और ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन किस टाइप का हो जाएगा, इसका मोशन हो जाएगा रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन समझ में आया, जब कोई भी बॉडी रोटेट करने लगे, ठीक है, तो उसका मोशन क्या हो जाता है, उसके मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ ना यहाँ पे, ये जो सिस्टम 1 जो निकला हमारा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी तो है, लेकिन ये ड्यू टू ट्रांसलेशन है, मतलब इस रिजिड बॉडी का मोशन किस तरह का था, ट्रांसलेटरी मोशन था। तब उस कंडीशन में जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ये होगा जो सिस्टम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की तो बात कर ली, अब चलते हैं रोटेटरी मोशन। तो हम लोग लिखते हैं फॉर द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। रोटेशनल मोशन में जब कोई भी बॉडी हो, रिजिड बॉडी हो, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट ओ। इसके लिए क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन के इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट लेते हैं सारे फोर्सेस का, जो सारा फोर्स मेरा बॉडी पे एक्ट कर रहा है। तो ऊपर कौन कौन सा फोर्स आप देखें, ऊपर हम लोग देखें कि ये इफेक्टिव फोर्स था और ये क्या था एक्सटर्नल फोर्स, तो दो ही तरह का फोर्स है,
यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, ये रिवर्स्ड माइनस लगा हुआ था तभी इसको बोलेंगे रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, माइनस खत्म तो इसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे, तो इन दोनों फोर्स का मोमेंट लेना है हमको, क्या करना है मोमेंट लेना है। मोमेंट क्या होता है किसी भी फोर्स का, मान लीजिए जैसे देखिए ये आपका एक लाइन है और यहाँ कोई पार्टिकल है और इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इस फोर्स का मोमेंट क्या है होगा अबाउट दिस लाइन। मान लीजिए ये लाइन इस पार्टिकल से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा अबाउट दिस लाइन या अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस जो है आपका आर क्रॉस एफ, मतलब जो फोर्स है आपका, ठीक है, यही होता है मोमेंट। आपको समझ आएगा मोमेंट क्या होता है किसी भी फोर्स का, जो फोर्स है फोर्स इनटू जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं मोमेंट लेते हैं सारे फोर्सेस का जो एक्ट कर रहा है। तो बॉडी पे एक्ट क्या कर रहा है, एक तो दो तरह का हम फोर्स देख रहे हैं, एक इफेक्टिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हैं। तो इन दोनों का क्या करते हैं मोमेंट ले लेते हैं रोटेशनल मोशन का इक्वेशन निकालने के लिए। तो देखिए सिग्मा एम आर डबल डॉट था, उसका मोमेंट लेने के लिए क्या किए आर क्रॉस सिग्मा एम आर डबल डॉट। सिमिलरली सिग्मा एफ था, सिग्मा एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा एफ था ना, हम लिख देते हैं सिग्मा एम आर डबल डॉट इक्वल टू सिग्मा एफ था। तो जब हम लोग मोमेंट लिए तो क्या करते हैं आर क्रॉस से आर वेक्टर और क्रॉस दिस फिर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस दिस, तो वही के मोमेंट लेने के लिए। अभी आपको पता है मोमेंट क्या होता है किसी भी फोर्स का, तो देखिए ये क्या होगा विच इम्प्लाय सिग्मा एम आएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया वेक्टर का, तो सिग्मा एम आर वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा आर क्रॉस एफ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं किसी दो वेक्टर का, तो आपको पता होगा 12th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, 11th में भी पढ़ चुके होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज सिग्मा एम, अब देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसका आर और आर डबल डॉट का। तो आर बराबर क्या है देखिए यहाँ हम लिख देते हैं आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और आर डबल डॉट बराबर क्या है, आर डबल डॉट बराबर है एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के, ठीक है। तो देखिए आई जे के, इसमें भी आई जे के, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट से आपको पता होगा आई जे के लिखे। अब देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है आर का एक्स, तो एक्स लिखा। अब देखिए जे का कोफिशिएंट क्या है आर में, जे का कोफिशिएंट वाई, तो वाई लिखा। फिर के का कोफिशिएंट क्या है तो जे लिखा। अब आर डबल डॉट में आते हैं, आर डबल डॉट में आई का कोफिशिएंट क्या है, आर डबल डॉट में आई का कोफिशिएंट है एक्स डबल डॉट, तो आई के यहाँ सीधे नीचे में लिखा क्या लिखा एक्स डबल डॉट। सिमिलरली जे का कोफिशिएंट क्या है वाई डबल डॉट और के का कोफिशिएंट क्या है जेड डबल डॉट। तो ऐसा करके लिखा, आपको समझ आ गया कैसे किए। फिर देखिए सिमिलरली क्या करेंगे सिग्मा, ये आर बराबर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एफ बराबर क्या है कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के। तो आई जे के लिखेंगे और आर का जो आर में देखेंगे आई का कोफिशिएंट क्या तो एक्स, फिर आर में क्या देखेंगे जे का कोफिशिएंट क्या तो वाई, फिर के का कोफिशिएंट क्या तो जेड। फिर सिमिलरली क्या करेंगे एफ में देखेंगे आई का कोफिशिएंट तो कैपिटल एक्स, फिर एफ में क्या देखेंगे जे का कोफिशिएंट तो कैपिटल वाई, और के में के का कोफिशिएंट इस एफ में तो कैपिटल जेड, तो वहीं से लिखा है। अब देखिए सिग्मा एम लिखे और डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, तो क्या लिखा आई। अब देखिए आई लिया तो फिर इधर वाला छोड़ दीजिए और इधर वाला छोड़ दीजिए, इन दोनों को कीजिए, तो वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट, ठीक है। फिर प्लस जे, जब प्लस ले रहे हैं तो फिर इधर से करेंगे, तो प्लस जे इज इक्वल प्लस जे, फिर ये मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स डबल डॉट जे माइनस एक्स जेड डबल डॉट,
या जेड डबल डॉट एक्स, एक ही बात है। फिर प्लस के लिखेंगे, फिर देखिए एक्स वाई डबल डॉट के एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, सिग्मा आई वाई जेड माइनस जेड वाई, फिर प्लस जेड प्लस जे, फिर एक्स जेड माइनस जेड एक्स प्लस के एक्स वाई माइनस वाई एक्स। यहाँ देखिएगा स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला वाला टर्म क्या है, स्मॉल है और ये कैपिटल है, फिर ये पहला वाला स्मॉल है, ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो आपको आता ही होगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर देखिए अब यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ भी आई जे और के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो इक्वल टू का साइन कहाँ है, यहाँ, इधर एल एच एस और इधर आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस से आई जे और के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो आई के साथ यहाँ क्या है, देखिए आई के साथ है सिग्मा एम वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट, ठीक है। अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में देखिए आई के साथ क्या है, सिग्मा वाई जेड माइनस जेड वाई। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिग्मा एम वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट इज इक्वल टू सिग्मा वाई जेड माइनस जेड वाई। ये आपको आया, कैसे लिखे, यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन दिख रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं कॉफिशिएंट का, किसके कॉफिशिएंट का, आई जे और के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं दोनों साइड से। तो यहाँ आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो पहले एल एच एस से करते हैं फिर आर एच एस से, क्योंकि दोनों साइड से इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए आई के साथ यहाँ क्या है, आई का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सिग्मा एम वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट। तो सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा एम, लिखे ये वाला, आई के साथ जो है बस उसको लिखेंगे। तो आई के साथ फिर देखिए सिग्मा एम था आई के साथ, वो लिखे, इनटू में है वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट, तो वो लिखा, इक्वल टू का साइन दिया क्योंकि बीच में क्या है, इक्वलिटी का साइन है। फिर देखिए आर एच एस में आई के साथ क्या है, यहाँ आई आपको दिखा, और इसके साथ क्या है, सिग्मा वाई जेड माइनस जेड वाई, तो वही लिखा सिग्मा ब्रैकेट में वाई जेड माइनस जेड वाई। इसी तरह जे और के कॉफिशिएंट को जब इक्वेट करते हैं तो आपको ये मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा, जे और के कॉफिशिएंट को दोनों साइड से इक्वेट करने पर ये मिल जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, तीन इक्वेशन आया, पहला क्या, ये वाला, ठीक है, पहला ये आया आई के कॉफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद, दूसरा क्या आया, ये वाला जे के कॉफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद, और तीसरा क्या आया, ये के कॉफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद। तो तीन इक्वेशन आया, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं, छोड़िए यहाँ पे हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि एक तो ऊपर चले गया। ऐसे आप लिख सकते थे इसको, थ्री लिख के लिख सकते थे, या फिर देखिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो तीनों जो इक्वेशन आया, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। यही तीनों इक्वेशन क्या करता है, किसी भी रिजिड बॉडी जो कि रोटेशनल मोशन में था उसके मोशन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यही तीनों जो इक्वेशन है, कौन कौन, ये ऊपर वाला एक और ये दूसरा और ये लास्ट तीसरा, ये तीनों क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को, जब वह मोशन कैसा था, रोटेशनल मोशन में हो जब कोई रिजिड बॉडी। तो एक तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाले, एक निकाले थे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ट्रांसलेशन, जब मोशन ट्रांसलेटरी मोशन था, ठीक है। यहाँ देखिए आप सिस्टम वन जो हम लोग जो लिखे हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब बॉडी क्या ट्रांसलेटरी मोशन में था। और दूसरा वाला क्या निकाले, जब कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में था। तो ये दोनों सिस्टम वन और सिस्टम टू दोनों साथ मिलकर रिप्रेजेंट करता है किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन के इक्वेशन को, ठीक है। यही है इसका जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन जनरल फॉर्म। तो हम लोग लिखते हैं द सिस्टम वन एंड टू, मतलब जो पहले जो निकाले जो ट्रांसलेटरी मोशन के वजह से था, और जो दूसरा जो सिस्टम निकाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो क्या था, रोटेशनल मोशन के वजह से जो था। वो दोनों सिस्टम साथ में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो हो गया आपका यहाँ थ्योरम कंप्लीट।